पहले बात पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही कोर्ट की कार्रवाई की करेंगे, जहां पर टीएमसी और जिसको कहना चाहिए केंद्रीय एजेंसियों के बीच आर पार की लड़ाई है, क्योंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल हाई कोर्ट में पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मां माटी मानुष का स्लोगन तीसरी बार शायद उतना प्रभावी नहीं रहा है। जाहिर है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में नजारा कुछ खास होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को एसआईआर पर धमकाती हैं, तो कभी ईडी से सीधे पंगा लेती हुई दिखाई देती हैं। आज कोलकाता हाईकोर्ट ईडी की याचिका पर अहम सवाल पूछ सकती है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। ईडी ने कोलकाता में आईपैक की तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने, उनके डॉक्यूमेंट्स जबरदस्ती अपने साथ ले जाने और का उन पर बड़ा आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास में घुसी और ईडी द्वारा जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज जबरन ट्रक में रखकर अपने साथ ले गई। इस मामले में पिछले दिनों कोर्ट में हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। आरोप है कि जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक कार्यालय पहुंची, उन्होंने वहां मौजूद प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि डीजीपी ने छापेमारी कर रही 3 ईडी अधिकारियों पर दबाव बनाया और उनसे कहा कि वे पंचनामा में किसी भी प्रकार की बरामदगी दर्ज न करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा हाई है। पहले एसआईआर पर विरोध को लेकर ममता बनर्जी सुर्खियां बटोर रही थी। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त को अब तक 7 बार चिट्ठी लिख चुकी हैं, लेकिन वोटर शुद्धिकरण को लेकर कोई ठोस तथ्य उन्होंने इसमें नहीं रखा है। अब ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर टीएमसी ने राजनीतिक घमासान का नया फ्रंट खोल दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी का उद्देश्य जांच नहीं बल्कि उनकी पार्टी के चुनावी दस्तावेजों को चुराना है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा उनकी पार्टी के दस्तावेजों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जब्त किया गया था। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सीधे हस्तक्षेप मानते हैं। ये सभी जानते हैं कि एसआईआर के दूसरे फेज में 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने वोटर ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित कर दिया है। तो बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही यह हंगामा क्यों बरपा है। बंगाल के अलावा कई अन्य राज्यों में लॉजिस्टिक्स डिस्क्रिपेंसी के मामले में सुनवाई हो रही है, लेकिन अधिकारियों के साथ इस तरह के व्यवहार अन्य किसी राज्यों में देखने को नहीं मिल रहे हैं। आखिर टीएमसी के हताशा की वजह क्या है, यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी एआई टूल्स का प्रयोग कर नाम डिलीट कर रही है। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, आइए आपको दिखाते हैं। অ্যাসোসিয়েশন চিঠি লিখে জানিয়েছিল ইলেকশন কমিশনকে যে আমরা কিন্তু ডিলিট করিনি, সেই এভিডেন্স আছে এবং দ্যাট মিন্স এআই কে দিয়ে ডিলিটটা করানো হয়েছে বিজেপি পার্টি থেকে। এবং আজকে যেটা একটা সাংঘাতিক খবর, দেখুন আগে 54 লক্ষ এমনি বাদ, তার অধিকার রক্ষার কোনো সুযোগ দিল না, সে জানেও না কার নাম বাদ হয়েছে, সেই লিস্ট বাজারে বেরোয়নি। এবার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এটা কিন্তু কোনো এসআইআর এ ছিল না। तो बीजेपी के नेता शमिक भट्टाचार्य का कहना है कि जो लोग अब नहीं हैं, यानी कि जीवित नहीं हैं या पलायन कर गए हैं, ममता बनर्जी उनका नाम भी वोटर लिस्ट से नहीं कटने देना चाहती। सीएम का एजेंडा साफ है। सीएम चाहती है यही कि जो लोग गुजर गए उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाए, रोहिंग्या की नाम रहे, बांग्लादेशी जमात का नाम रहे, और जो फॉल्स वोट जो वोटर है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। ये सीएम का स्टैंड है। उसका स्टैंड हम जानते हैं, जनता भी जानता है, लेकिन हमारा जो कहना है हम लोग इसी का पास कहेंगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव का कहना है कि प्रक्रिया को जटिल बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अभी एक नया शगुफा एसआईआर के नाम पे छेड़ दिया गया है, छोड़ा गया है। उनको बताया गया है कि जो ए और बी कैटेगरी में नाम रखे गए थे, अर्थात ये माना जा रहा था कि ये क्लियर हैं
अब उनके बारे में नए डायरेक्शंस आ गए और ये कहा जा रहा है कि पिता पुत्र की उम्र के बीच में कितना अंतर है इस पे भी जांच होगी, 15 साल से कम है या 40 साल से ज्यादा है उस पे भी जांच होगी, उसके हमको सबूत बताइए इत्यादि। यानी इतनी जटिल प्रक्रिया करके ये किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इस पे गहरा सवाल उठ। दरअसल जो बात टीएस सिंह देव कह रहे थे कि पिता पुत्र के उम्र की जांच की जा रही है, कुछ जो फैक्ट्स आए हैं कि व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष, पिता की उम्र 20 वर्ष और उनके दादा की उम्र 40 वर्ष, और जो वोटर लिस्ट में नाम है वो किसी तीसरे व्यक्ति का नाम है। तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि दरअसल जो डिस्क्रिपेंसी है वो किस तरह से ही है। कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है और उसका 15 वर्ष का पुत्र क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें, यानी कि जो फ्रॉड एंट्रीज है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसको ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस प्रक्रिया को जटिल बनाया जा रहा है। जटिल बनाया नहीं जा रहा है, इस तरह के नाम जोड़कर उसको जटिल किया गया है। तो यहां पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर निखिल। हमारे साथ सोफिया खान जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के विचारों की समर्थक मानी जाती हैं, तो टीएमसी का रुख रखेंगी। सोफिया खान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हम ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी कोलकाता से और पश्चिम बंगाल से लेंगे, तो अपने रिपोर्टर से भी जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं कि दरअसल ये जो सारी कवायद है पश्चिम बंगाल में, ये सारा डिस्क्रिपेंसी से लेकर के और बहुत सारी चीजें ये पश्चिम बंगाल में ही इस तरह से सामने क्यों आ रही, 12 अन्य राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन सारा जिसको कहते हैं कि आप उसको तमाशा कह लीजिए, हंगामा कह लीजिए, वो सब पश्चिम बंगाल में बरपा है। ऐसा क्यों? निखिल, मैं आपके स्क्रिप्ट से आता हूं कि ये 3 बार की अभी चीफ मिनिस्टर की दावेदारी में इस बार असेंबली के चुनाव होने हैं, लेकिन माटी मानुस की जो सियासत है, आते आते ईडी के आप देखते हैं कि छापेमारी में किस तरह की ममता बनर्जी का रुख, एसआईआर पर सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ में एक मोर्चा, ये माटी मानुस जो है लगता है कि तीसरी बार में आते आते ये नारे घिस चुका। अब ये ममता बनर्जी का जो ये नया फ्रंट है और ये नया फ्रंट खोल के उन्होंने जिस तरह से एक सियासत में आप इस तरह आप देखते हैं कि केंद्रीय अधिकारियों, जो संवैधानिक संस्थाओं, उस पे इस तरह से ये हमले कर रहे हैं, उस तरह से इस तरह से बाढ़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में इसको एक हताशा ही लोग समझेंगे। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई में एक जिस तरह का रुख लिया था, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट ऑनर के घर पे अगर राज्य के सीएम अपने डीजीपी पुलिस के ऑफिसर्स को लेके, चीफ सेक्रेटरी को लेके जाए और महज 3 अधिकारियों को धमकाए और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले, तो इसको आप क्या कहेंगे? आज माननीय हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है। पिछले दिनों सुनवाई जब हो रही थी तब टीएमसी के सपोर्टर जो वकील थे वो सारे लोगों ने वहां अपने लोगों को बुला लिया और एक तरह से कोर्ट के अंदर में यह हंगामा खड़ा हुआ कि वो सुनवाई नहीं हो सकी। ईडी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा था, आज वो हाई कोर्ट में सुनवाई है। अभी देखना है, थोड़ी देर में सुनवाई 2:30 बजे से हम लोगों को बताया गया था, अब वहां की सुनवाई का क्या है अपना रिपोर्टर बताएंगे। लेकिन ये पूरी राजनीति जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस संविधान की बात आप करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उसकी मर्यादा को तार तार कर रही है ये राजनीति, ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो सोफिया खान से इसका जवाब ले, उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता भी जुड़े हुए हैं, तो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ चल रहा है कोलकाता में, ताजा सूरत हाल, और साथ ही साथ सौरभ बताएं कि सबकी जिज्ञासा है ये जानने के लिए कि अदालत में क्या कुछ चल रहा है, हाई कोर्ट में। जी देखिए, ईडी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ये प्रेयर डाला है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने 2 याचिका दायर किया गया है, तो उसके तरफ से वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग पहले हो और फिर वो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो रेट पिटीशन है उसका सुनवाई हो। और इसके चलते एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल है उनका ये कहना है कि अब तक के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में इसका जो हियरिंग जो चल रहा है उसको एडजर्न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला क्या होता है उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट में आएंगे। और इस जो सॉलिसिटर जनरल ने जब अपनी बात रखी जस्टिस सुब्रा घोष के सामने, तो तब जाकर टीएमसी की तरफ से एडवोकेट मनेका गुरुस्वामी उन्होंने अपीयर किए हैं और उन्होंने कहा कि वो इसका
विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि उनको कहीं किसी भी अदालत में ये सुनवाई हो उनसे उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके चलते एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कैविएट दाखिल हुआ है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हो तो आप लोग क्यों इसको विरोध कर रहे हो। तो इसके चलते टीएमसी के एडवोकेट ने कहा कि नहीं, हमने टीएमसी के तरफ से कोई कैविएट दाखिल नहीं हुआ, वो कोई कैविएट दाखिल नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट में वो पार्टी है भी नहीं, ये उनका दावा है जस्टिस सुब्रा घोष के बेंच के सामने। और इसके चलते यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से जो पिटीशन दायर किया गया था, जो एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो पिटीशन है वो अपने आप पे खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि टीएमसी का पिटीशन पहले उसमें काफी सारी बातें इलेक्शन को रिलेटेड करके लिखा गया है, जबकि ये मामला इलेक्शन का है ही नहीं। ये मामला है एक कोल घोटाले का, 2742 करोड़ का घोटाला है। उस घोटाले के चलते एक छापामारी हो रहा था और उसमें सीएम अपना स्टेट मशीनरी को लेके पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रोक दिया, सारे जो दस्तावेज थे वो सब जब्त कर लिया। तो ये मामला है, तो इसमें इलेक्शन का बात कहां से आ गया। इसके चलते उनका ये भी कहना है कि आईपैक के जो ओनर है प्रतीक जैन, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उनके घर पे छापामारी हुआ आईपैक के ऑफिस में। तो टीएमसी क्यों पिटिशनर है, क्यों आईपैक पिटिशनर नहीं है, ये बात यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। और अभी भी हियरिंग चल रहा है, सुनानी चल रहा है, आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने अपडेट दिया, हम और भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल सोफिया खान, बहुत सारे सवाल हैं। एक तो यही सवाल जो अदालत में भी उठाए जा रहे हैं और उसका जाहिर तौर पर अदालत किस तरह से संज्ञान लेगी ये देखने की बात है, कैसे उसको कानून के तराजू पर देखा जाएगा। लेकिन ये तो ज़रूर मामला सामने आता है कि आईपैक के घर पर पहुंच गई या उनके कार्यालय पर पहुंच गई ममता बनर्जी। आईपैक की तरफ से कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया है, सारा विरोध ममता बनर्जी की तरफ से दर्ज कराया गया है। तो सवाल वो फिर वही उठता है कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या है जिसको वो बचाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है, क्या छिपाना चाहती है। नमस्कार निखिल जी और आपके सारे सभी दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। तो ममता बनर्जी 90 के दशक की एक शेरनी और लड़ाकू नेत्री रही हैं। ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से वाम फ्रंट को 35 साल के वाम फ्रंट को यहाँ से उखाड़ फेंका और जो भी इनके इतिहास रहे हैं। तो ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। तो आप ईडी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है भाजपा सरकार। ये अभी छुपा नहीं है, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अगर मैं उसकी लिस्ट गिनाऊं कि भाजपा के जितने भी आज लीडर्स हैं जिनके ऊपर ईडी का रेड्स हुआ है, उसमें नवीन जिंदल है, प्रफुल्ल पटेल हैं, अधिकारी जी हैं, अजित पवार हैं, अशोक चौहान हैं, नारायण राणे हैं, अमिंदर सिंह जी हैं, और यहाँ तक कि बंगाल से शुवेंदु अधिकारी खुद, जो विपक्ष के नेता जो आज हल्ला बोल और चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर तो खुद ही ईडी का रेड हुआ है जब वो टीएमसी में थे। लेकिन जब वो भाजपा में चले गए, उनके सारे ईडी वाले जो रेड्स हैं या सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल धुल गई। देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है, न्याय की है। हमें आज भी उच्च न्यायालय पर और मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा विश्वास बिल्कुल स्थित है। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा चुका है। तो यहाँ डिबेट भले हम कर रहे हैं, लेकिन चीजें जो है वो अब तो पार्टी से परे और सारी चीजों से परे चीजें जो है वो कोर्ट में है। तो कोर्ट के डिसीजन आने तक हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है सांच को आंच क्या, तो आप देख लेंगे कि अगर ममता बनर्जी ने एक, ऑब्वियसली शी इज इन अ वेरी ऑनरेबल पोस्ट, वो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य की, और कोई नई खिलाड़ी नहीं है, कोई नई नेत्री नहीं है। उनको सारी चीजें पता है कि कौन सी चीज संवैधानिक है, कौन सी बातें असंवैधानिक है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ममता बनर्जी ने अगर अपने, देखिए ये जो रेड्स है वो ऑब्वियसली आईपैक के ऊपर हुआ था, और ये अच्छे से पता है सबको कि आईपैक अभी फिलहाल ये एक प्राइवेट संस्था जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सारे स्ट्रेटजीज, यहाँ तक कि कैंडिडेट लिस्ट और BLA 1 BLA 2 सारी चीजों की डिटेल्स जो है वो आईपैक के ऑफिस में
होना बहुत संभव है, क्योंकि वहां पर वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, और इलेक्शन को सिर्फ 2 महीना है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो आईपैक के खुद के ना हो। रेड्स भले आईपैक पे हुआ है, लेकिन चोट तो ऑब्वियसली टीएमसी को पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ममता बनर्जी ने जाकर वो ग्रीन फाइल जो लिया, उसमें सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम डॉक्यूमेंट्स टीएमसी से रिलेटेड थे। तो वहां पर वो मुख्यमंत्री बनकर नहीं गई थी, बल्कि वो टीएमसी की सुप्रीमो और चीफ भी हैं, चेयरपर्सन है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही जागरूकता का काम किया है ममता बनर्जी ठीक ने है, कि तुरंत आपका जाकर पॉइंट उन्होंने आया। हालांकि अपनी इस पर चीजों को एक सवाल सेव ये भी करने रेज की होता है कि कोशिश की। ठीक सोफिया जी, आपका पॉइंट आया, लेकिन एक सवाल ये भी रेज होता है कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं, टीएमसी के नेता के हैसियत से वहां गई थी, तो डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, 100 का पुलिस का कर्मी, पूरा जो सरकारी अमला था, वो ले जाना आप कैसे सही ठहराएंगे? देखिए, ये ठीक तो थी, कुछ प्रोटोकॉल पार्टी है ना, वो कार्यकर्ताओं के साथ चली देखिए, जाती तो ये माना वो जाता। कह सकते हैं ना, नहीं, बाय डिफॉल्ट वो एक चीफ मिनिस्टर भी हैं। हाँ। ऐसा मैं नहीं कह रही कि वो नहीं है, तो उनके साथ ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स होता है कि उनके साथ नहीं, प्रोटोकॉल जो सुरक्षा भी का होता है, ये बात जो आपकी भी सही है, सुरक्षा बल है, वो प्रोटोकॉल सारे उनका होता, सारे लोग तो सुरक्षा का रहेंगे ही प्रोटोकॉल ना। होता, सोफिया जी, लेकिन डीजीपी का और जो दूसरे अधिकारी वहां पर पहुंचे। निखिल जी, सारी चीजें तो कोर्ट में ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमें पता है, हमें न्याय जरूर मिलेगा, और ये न्याय सिर्फ ये इतिहास बन के उठेगा कि ये जो भाजपा ने जो शुरू किया है, ये ट्रेंड 2014 के बाद से विपक्ष को हमला करो ईडी से और जिस भी चीजों से, संस्थाओं को, केंद्रीय संस्थाओं को इस्तेमाल करना विपक्ष के लिए, तो मुझे लगता है ये ममता बनर्जी ने जो शुरुआत की है, ये हर एक विपक्ष को फायदा देगा, और हर एक विपक्ष के अंदर एक जागरूकता आएगी, या कह सकते हैं एक आवाज आएगी कि हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हम पर जुल्म होगा तो ये आवाज जो है बंगाल से उठ के पूरे देश तक जाएगी। ठीक, जवाब ले लेते हैं। संस्थाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर निखिल, सीधा आरोप है कि ये और ये पहली बार इस तरह के आरोप आप लोग पर नहीं लगे हैं कि जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके जो विपक्षी हैं उन पर निशाना साधते हैं, और इस मामले में भी यही हुआ है। दरअसल वहां पर इलेक्शन के पेपर ढूंढने के लिए गई थी ईडी, ना कि किसी कोयले की रेड के लिए। आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो पूरा जो विषय है पश्चिम बंगाल में, ये वस्तुतः ये एक राजनीतिक वितंडावाद, भ्रष्टाचार का पोषण कर, जनता को दिग्भ्रमित कर और समस्त संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़कर, लांघकर एक संविधानेतर सत्ता के पोषण की जो चाहत है यहाँ की मुख्यमंत्री महोदया का, उसको इंगित करता है। इसमें कई मर्यादाएं ध्वस्त हुई। एक मुख्यमंत्री के रूप में जो संविधान प्रदत्त जो जिम्मेवारी थी, उसको उन्होंने उसका उल्लंघन किया। एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो कानून प्रदत्त जो अधिकार हैं, जो ईडी के और सीबीआई के, जिसके तत्वावधान में वो अन्वेषण कर रही थी, जो छापेमारी कर रही थी, उसमें अवरोध प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने एक तरह से अपना सत्ता का दुरुपयोग करने का भी काम किया, जिस तरह से जो डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ वहां पर पहुंचे। और चौथा, उन्होंने ये किया कि दस्तावेजों को छीनने का काम किया, जो लैपटॉप थे या मोबाइल थे और विभिन्न दस्तावेज हैं। इस तरह से उन्होंने इस बात को एक तरह से प्रदर्शित किया कि जरूर कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स थे सीबीआई जो उनके पास, जो आईपैक के पास, क्योंकि इनका नाम जुड़ रहा है कोयला घोटाले से। 2020 में जब कोयला घोटाले का जो मुख्य अभियुक्त, जो उसके बाद जो लाला पकड़ा गया, उसके पास से कई सारी चीजें मिली, जिससे कि यह समाचार पत्रों में भी आया था कि जो हवाला का पैसा है, जिस तरह से अवैध ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से जो कोयला का खनन हो रहा था, उसका पैसा हवाला के माध्यम से जाता था राजनीतिक शीर्ष पर बैठे लोगों को। उसका एक प्रतिभागी आईपैक भी था, जिसके माध्यम से यह पैसा उसको चैनलाइज किया जाता था। तो इस वजह से ईडी ने अगर ये समझा कि किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल और उसके ऑफिस पर वो अगर उस पर छापेमारी करके कुछ दस्तावेजों को संग्रहित करने जा रही है, तो एक तरह से न्याय प्रक्रिया को संपोषित करने का एक माध्यम था, जिसे कि तार-तार किया है मुख्यमंत्री महोदया ने। इसी तरह कई धाराओं का, कई संवैधानिक मर्यादाओं का और नैतिकता के तकाजों का उल्लंघन किया है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई उदाहरण जो है, ये स्वातंत्र्योत्तर भारत में नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ जो एसआईटी बनी हुई थी, जो गुजरात के जो उसमें हिंसा हुई थी उसके जांच के लिए, तो उन्होंने दो बार और एकाधिक बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी चुपचाप जाकर के उन्होंने अपनी गवाही दी, अपना पक्ष प्रस्तुत किया। और यहाँ तो आईपैक कुछ नहीं कर रहा, आईपैक शांत है। आप आईपैक की वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जा रही हैं। इसे यह प्रतीत होता है कि जरूर कुछ न कुछ ऐसी
चीज है आईपैक के साथ, जो कुछ गोरख धंधा है, कुछ काले धंधे हैं जो कि आईपैक के साथ मिली भगत से जो तृणमूल कांग्रेस का जो कि उजागर हो जाता, जिससे भयाक्रांत होकर के ऐसी अवस्था में समूचे बंगाल की जनता शर्मसार महसूस कर रही है, समूचे देश की जनता एम्बैरेस्ड है। ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैसे इस तरह की कामों में अपने मुलविज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि और उन्हें मुख्यमंत्री को यह एक तरह से निर्देश देना चाहिए कि वो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें, वरना इस देश में कानून की सत्ता कैसे चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान को एक तरह से मुख्यमंत्री महोदया द्वारा संविधान को धक्का बताने का मामला, ठीक है, इसका मैं पुरजोर विरोध कर। ठीक है विनोद जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, कोई एक अपना पॉइंट रखना चाहती हैं सोफिया जी? सोफिया जी थोड़ा जल्दी। हाँ, निखिल प्रसून जी को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कह रहे हैं कि 2020 में कोयला का जो पैसा है, घोटाले का पैसा है, बिल्कुल ढूंढिए, लेकिन 2020 में आपने ढूंढा, उसके बाद सीधे 6 साल सो गए। अब 2026 में चूंकि चुनाव है, उसके बाद फिर से आप खदेड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो देश, देखिए देश जानती है कि ईडी के जो रेड्स है ना, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो संस्थाएं जो है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, ऑन एयर कह रही हूँ कि संस्थाएं जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई हैं। बहुत दुख की बात है। दूसरी बात है, मैंने 2 नाम और नहीं गिनवाया, वो है मुकुल रॉय, जो कभी टीएमसी में थे, फिर उनके ऊपर ईडी रेड होता है, फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। ये अलग बात है कि वो फिर से टीएमसी में आ गए हैं। दूसरी बात है तापस रॉय को 2024 में जब इलेक्शन होना था, उसके ठीक 6 महीना 5 महीना पहले उनके ऊपर, उनके घर में ईडी का रेड होता है। तापस रॉय, मैं बता दूं कि बंगाल के 12 नगर के वो एमएलए थे टीएमसी से, तो उनके ऊपर ईडी के छापे होते हैं। ठीक ईडी के छापे के कुछ दिन बाद उनपे क्या दबाव बनाया गया कि वो भाजपा में चले गए रिजाइन वगैरह करके। अब वो जो है भाजपा के बड़े एक लीडर में आते हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आप लोगों का ईडी का रेड करना मतलब डराना, धमकाना, चमकाना और लोगों को अपने तरफ ले लेना। कोई भी जांच एजेंसी के लीडर्स को जवाब ले लीजिए सोफिया जी। तौर पर यहाँ पे कोई लीडर नहीं है भाजपा के, टीएमसी से ही गए हुए। कोई जवाब ले लीजिए। ठीक है सोफिया जी, जवाब ले लीजिए। ईडी के रेड आपका पॉइंट आ गया सोफिया जी, आपका पॉइंट आ गया, अब जवाब भी ले लीजिए। कहते हैं ना पहुंचा माल, सड़ा हुआ अंडा होता है ना, कोई भी देखिए ऐसा है। अब जवाब भी तो ले लीजिए, आपका पॉइंट आ गया। कोई भी जांच एजेंसी, आपका पॉइंट आ गया, जवाब ले लीजिए। जब तक जवाब ले लीजिए सोफिया जी, अब तो शाम हो जाइए। एक मिनट निखिल जी, एक मिनट। सोफिया जी, आपको जो अपनी बात कहनी थी, आपने फिंगर रेज किया, मैंने आपको मौका दिया, आपने अपनी बात कह ली। अब दूसरे जो आपके को पैनलिस्ट हैं उनको भी बात कहने दीजिए। निखिल जी जवाब दीजिए जी। कोई भी जांच अधिकारी, कोई भी जांच की एजेंसी जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जांच की कोई सीमा निबंध नहीं होती है, तब तक वो कभी भी किसी जांच का अन्वेषण चलता रहता है। 50-50 साल जांचें चलती हैं। आप कहें 2020 में हुआ, उसके बाद 2026 में क्यों छापे? आपने देखा इस बीच में भी कई लोगों के यहाँ 10 जगह छापे मारे गए, 6 जगह दिल्ली में, 6 जगह कोलकाता में और 4 जगह दिल्ली में मारे गए। कई अन्य लोग, आज भी ईडी का जो है तो समन गया है कई जगहों पे। जांच की प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है, न्याय की प्रक्रिया, इसलिए 4 साल 5 साल 6 साल 50-50 साल जांचें चलती हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के आप लोगों ने नाम लिया और ईडी और सीबीआई, आपका कहना है कि उनके खिलाफ जो है तो केसेस को आगे नहीं बढ़ा रही है, चले जाए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल दाखिल कर दे, अपना ये कह दे कि ईडी सीबीआई जो है सो मुलविज है इन सब चीजों में, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेकर उसका फैसला कर देगा। किसने रोका है? आप इन उदाहरणों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाइए कि ईडी और सीबीआई जो भी है वो इन सब चीजों को इसमें केवल ठीक बात है। ये मामला जब चूंकि अदालत में चल रहा है तो अदालत में ये सवाल उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल इस बात से मुझे लगता है लोग भी सहमत होंगे कि जब सारा मामला अदालत में है तो उसको भी अदालत में ले जा सकते हैं। बहरहाल विनोद जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सारा प्रकरण हो रहा है, चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में है और जैसा कि अभी सौरभ ने अपडेट दिया है कि कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई इस पर कोई अपडेट वहां से नहीं आई है, कम से कम इस बात को लेकर अदालत की तरफ से कुछ नहीं आया है। तो आपसे ये जानना समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है बहुत हंगामेदार, इससे एक एक चीज से जो है सियासत जुड़ी हुई है, कैसे आप देखते हैं क्या कुछ असर पड़ेगा इसका आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में? मैं सोफिया जी की बात सुन रहा था और प्रसून जी का भी मैंने सुना है। सोफिया जी, जितने तरीके से आप बता रही थी कि कम से कम आप बंगाल से आती हैं, संदेश खाली भी आपको याद होगा, और संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों को किस तरह से लहूलुहान किया गया था आप ही के एक विधायक के द्वारा, वो आपको याद होगा।
मनी लॉन्ड्रिंग का जहां जहां भी देश में कोई भी मामला बनता है ईडी की कार्रवाई होती है, और एक विधायक के खिलाफ में ईडी की कार्रवाई हुई तो पूरे संदेश खाली के गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके 2 अफसरों को किस तरह से पिटाई हुई थी, आपके पूरे टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे उस सबसे बड़ी खबर थी उस दिन की। क्या बात करती है आप। और जब आप इसकी बात करते हैं तो इसकी पूरी चिट्ठी आप सुनिए तो सही, आपने बहुत कानूनी पक्ष सब रखा है। गोवा में 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ आईपैक ने जो टीएमसी के लिए। अब सुनिए मैडम, आइए तो जवाब लेके आइए। गोवा में 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। गोवा में टीएमसी गई थी वहां चुनाव लड़ने और जमानत जब्त करके आई थी। उस 22 करोड़ का आईपैक के थ्रू से खर्चा किया गया था, और वो पैसा कोल घोटाला जो है उस पैसे का यहाँ पे गोवा के इलेक्शन में यूज हुआ। ये ट्रेस करने के ईडी का कुछ सबूत तो चाहिए। अब सबूत जुटा के जब ईडी कार्रवाई करने गई है तो आप फाइल लेके आ जाती है। आप कह रही हैं कि इस फाइल में हमारा इलेक्शन डॉक्यूमेंट है, और ये नहीं बताती है कि ये 22 करोड़ रुपया जो आपने गोवा में खर्च किया है वो किस घोटाले से है। आप सबूत लेंगे, हमारे पास, हम लोगों के पास भी कोई जानकारी होती है मैडम। आपको संदेश खाली याद नहीं है, आपको ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई पे आपने जिस तरह से हमला किया है वो याद नहीं है। आप हर केंद्रीय एजेंसी को जिस तरह से बंगाल में आपने हर केंद्रीय एजेंसी के साथ में किया है दुर्व्यवहार, अभी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके आप देखिए आप किस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। सवाल मर्यादा का है, लोकतंत्र मर्यादा से चलती है। ठीक है, शेरनी ममता बनर्जी को आप कह लीजिए, लोगों में आप ये परसेप्शन बना रहे हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की बात आएगी तो ये फूहड़पन है मैडम। चलिए ठीक है, निखिल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? निखिल जी कुछ ऐड करें, उसके बाद फिर मैं सौरभ के पास जाऊंगा। निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर निखिल प्लीज। नोटों का पहाड़ मिल रहा है, 10-10 मिनिस्टर जेलों में है, कोई जेल में है, कोई आधी सरकार जेल में है या बेल में है। भ्रष्टाचार से पूरा जीवन आक्रांत हो चुका है, लोगों की जॉब चली गई है, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक ऐसी अराजकता आज तक कहीं नहीं देखी गई है। ऐसी अवस्था में ईडी सीबीआई अपना काम न करे और उनके अधिकारियों पर हमले हो जाए, संविधान को पूरी तरह ध्वस्त करके रख दिया आप लोगों ने। पूरी तरह से जो है तो एक तरह से संवैधानिक सत्ता चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम लोग यहाँ पर करा रहे हैं, गांव-गांव में जिस तरह से कट मनी से लेकर भ्रष्टाचार जीवन रेखा को बना करके रख दिया। आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास समय बहुत कम है बचा हुआ। सौरभ दत्ता, आपसे चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, इस पूरे एपिसोड को जनता देख रही है, इस तरह की चीजें बार बार पश्चिम बंगाल में शायद पहली बार इस तरह से हुई होंगी, जो ईडी के अधिकारियों की पिटाई और जो तमाम इस तरह का जो भ्रष्टाचार की बात है वो सब पब्लिक बहुत समय से देख रही है। किस तरह से इस पर रिएक्शन है आम लोगों का, कैसे लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, आम लोगों का जहां तक कहना है, एक बात तो आम लोगों में है कि आईपैक क्या था, ये आम लोगों को जानकारी नहीं था आईपैक क्या है। जिस तरह से टीएमसी के एकदम सुप्रीम लीडर, उनका चेयरपर्सन और सीएम जो भी है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आईपैक हमारा पार्टी ऑफिस है। और आज भी जब सवाल जवाब चल रहा है कोर्ट में, वहां पर टीएमसी की तरफ से जो उनके एडवोकेट है उन्होंने भी यही बात जताया कि आईपैक देयर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, और इसके चलते आम आदमी में कहना है कि वो टीएमसी को पहचानते, लेकिन आईपैक इतना बड़ा है ये उनको पता नहीं था। तो ये जानकारी हो गया। और साथ ही साथ ये सवाल सबके मन में है कि एक क्यों सबके मन में है कि क्यों सीएम खुद वहां पहुंच गई और क्यों उनके साथ सीपी गई, वो क्यों उनके साथ डीजी गया, क्यों उनके साथ सीएस गई, ये सवाल उनके अंदर है। और साथ ही साथ ये सवाल भी है कहीं ना कहीं टीएमसी वर्कर्स के अंदर में भी है कि जब शिक्षक घोटाला में, जब नियोग घोटाला हुआ था शिक्षा क्षेत्र में, तब पार्थ चटर्जी, दादेन एजुकेशन मिनिस्टर, जब रात को सीएम को फोन किए थे, लेकिन फोन सीएम उठा ही नहीं। तो आज क्या हुआ कि प्रतीक जैन के लिए सीएम खुद वहां पहुंच गई, सीएम राजीव कुमार के लिए पहुंचती है, सीएम प्रतीक जैन के लिए पहुंचती है, लेकिन सीएम फियाद हकीम के लिए नहीं पहुंचती,
सीएम पार्थो चटर्जी के लिए नहीं पहुंचती? ये सवाल भी जनता के बिल्कुल ये अंदर सवाल है। और दरअसल यही सवाल है, बार बार पूछा जाएगा कि इतना लाव लश्कर लेकर, सरकारी अमला लेकर वो पहुंची हैं। अदालत में मामला है, देखने की बात है। आप हमको रिपोर्ट करेंगे थोड़ी देर में। मुझे उम्मीद है कि अदालत से कुछ जो फैसला आएगा वो हम सब जान सकेंगे आपके जरिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। डॉक्टर निखिल प्रसून आपका, सोफिया खान आपका, विनोद मिश्रा